Good morning, class. Today I will teach you next lecture based on series and parallel. So I will कुछ हम होमवर्क भी दिए थे, आप पता नहीं बनाए कि नहीं. एक लड़का भेजा है शायद सॉल्यूशन, बाकी लड़के भेजे हैं कि नहीं पता नहीं. न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एंड पैरेलल फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन और बताएंगे. न्यूमेरिकल ऑन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इस पर क्या न्यूमेरिकल होगा. ग्राफिकल क्वेश्चन ऑफ ओम्स लॉ पे ग्राफिकल क्वेश्चन बताएंगे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तब इसके बाद पावर में आएंगे. तो पहले न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एंड पैरेलल. रेसिस्टर था 4 ओम 4 ओम 4 ओम 6 ohm 2 ohm 2 ohm 16 volt. Find the current through this 2 ohm. इसमें कितना करंट फ्लो करेगा. तो दो तीन तरीके से बना सकते हैं. पहले इक्विवेलेंट निकाल के थे, जो आएगा उसको आई निकालेंगे V बाई आर से. नहीं तो एक मेथड है कि इधर I1 करंट जा रहा है, इधर I2 करंट. दो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको इक्विवेलेंट वाला ही जैसा ही है, दूर से सोचेंगे, यहां से सोचेंगे, या इसको दूसरे तरफ से फॉर्म देते हैं. मानते ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करेंगे तो आगे क्या मिलेगा हमको. 2 ओम का एक रेसिस्टर मिलेगा. फिर आगे यहां पर जब पहुंचे तो इसको दो भाग में टूटा, तो दो भाग में तोड़ते हैं. एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे. ऊपर वाले भाग में 3 ठो रेसिस्टर है. 4 ओम 4 ओम 4 ओम 3 ठो है. फिर ये आप इसमें है, इसमें इस ब्रांच में 6 ओम. ये सब मिल गया आपस में. और फिर हमको मिला 2 ओम और निगेटिव. इस तरह से यहां पर 4 ओम है सर, इधर से 2 ओम किया. अब क्वेश्चन को हम इधर से सोचना नहीं शुरू करेंगे, क्वेश्चन सोचना शुरू करेंगे इससे. पहले ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है. तो 4 ओम तीनों, इसको मान लेते हैं कि R1 है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है. R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज. मान लो कि सीरीज में है, तो R1 2 3 बराबर क्या होगा, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12 ओम हो गया. मतलब अभी डायग्राम ऐसा हो गया. 2 ओम है, ऊपर में गया कितना आ गया, 12 ओम हो गया. नीचे में कितना था, 6 ओम हो गया. दोनों आपस में जुड़ा. फिर इधर 2 ओम हो गया, इधर निगेटिव था, इधर पॉजिटिव था. अब अभी भी हम पॉजिटिव निगेटिव के बारे में सोचे तो बीच में ये उठा हुआ पोर्शन फिर प्रॉब्लम करेगा. अब ये 12 ओम और 6 ओम, इसको मानते R4. ये R1 2 3, ये दोनों पैरेलल में है. तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6. एलसीएम लेंगे 12, 1 + 2 3/12, 3 4 जा 12. R डैश इज इक्वल टू, इसको उलटेंगे तो इधर से भी उल्टेगा 4, यानी 4 ओम इसका रेसिस्टेंस हो गया. तो इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या हुआ, पॉजिटिव है ये हो जाए 2 ओम, दोनों के बदले में आ गया 4 ओम, और फिर ये दोनों के बदले में आया 2 ओम. अब ये R5 है, R6 है, ये R डैश है. ये तीनों सीरीज में है. अगला लाइन फिर लिख सकते हैं, R5 R डैश and R6 are in series. R equivalent is equal to कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 2 बराबर 4 8 ओम हो गया. R equivalent अगर पूछेगा तो आंसर होगा 8 ओम. अगर हमसे करंट पूछेगा तो I बराबर होता है V बाई आर. अब इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 16 वोल्ट का. और रेसिस्टेंस कितना है, 8 ओम. 8 × 16 2 एम्पियर का करंट इसमें 2 ओम में फ्लो हो रहा है. अगर इस 4 ओम में पूछता
तो ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का इधर भी फ्लो हो रहा है। इधर मानते हैं I1 है, तो किसी एक सर्किट से चलेंगे, क्लोज सर्किट से चल देंगे। इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इसमें चलते हैं, किसी भी ब्रांच का अगर करंट पूछ लिया तब क्या होगा, तब कैसे सॉल्व करें। 16 वोल्ट है, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस, मानते हैं इसमें I1, 6 इंटू I1 प्लस 2 इंटू 2, तो 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 I1, I1 प्लस 4, 16 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 I1, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 I1, I1 इज इक्वल टू 16, 8 बचेगा, 16 माइनस 8 बाई 6, 4 बाई 3, दैट इज 4 बाई 3 एम्पियर। इसमें गया, इसमें 4 बाई 3 गया, तो इसमें कितना गया। अगर इसमें हम I2 मान लें तो ऐसा इक्वेशन करके भी बना सकते हैं, नहीं तो I का ही हिस्सा इसमें से गया, तो I2 इज इक्वल हो जाएगा I माइनस I1। I आया 2 एम्पियर, I1 आया 4 बाई 3, 3 टू 6 माइनस 4 बाई 3, 2 बाई 3 एम्पियर। इसमें 2 बाई 3 जाएगा, इसमें 4 बाई 3 जाएगा, और टोटल में जाएगा 2 एम्पियर का करंट। इस तरह से अलग अलग ब्रांच का कितना करंट होगा ये भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पूछेगा इसका क्या पोटेंशियल था, 4 वोल्ट, इसका क्या पोटेंशियल है 4 वोल्ट, इसका क्या पोटेंशियल है 6 इंटू I1, I1 4 बाई 3 है। अलग अलग का भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे V6 अगर इसका पूछा तो 6 इंटू I1, I1 कितना निकला 4 बाई 3, 3 टू 6 मतलब 8 वोल्ट। इसका होगा 4 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, जोड़ करके 16 वोल्ट। इसका भी अलग अलग पोटेंशियल पूछ सकता है, क्योंकि हम अलग अलग का करंट निकालेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल ही पूछ सकता है। आपको जैसा भी पूछेगा घुमा करके वैसा बनाइएगा सीरीज पैरेलल पर। और भी क्वेश्चन हो सकता है, बनाइए, पूछे नहीं आप लोग, पूछिएगा तो हम फिर बताएंगे। दूसरा है न्यूमेरिकल ऑन resistance and resistance और resistivity। स्पेशली रेसिस्टेंस तो बहुत बता दिया, रेसिस्टिविटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है। रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी, hold the heat energy, low resistivity evolve the heat energy को evolve करता है। तीसरा, resistivity does not depend on shape and size of the बॉडी के शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ये 3 चीज है, इस तीनों पर अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि why the filament of the bulb is made of tungsten, why the filament of the bulb made of टंगस्टन। तो इसका 2 कारण है, पहला हाई रेसिस्टिविटी, एक तो रेसिस्टिविटी आ ही गया, और दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन आंसर इसका करेंगे, अगर हम आंसर लिखें, टंगस्टन हैज हाई रेसिस्टिविटी
as well as high melting point. ठीक है, कभी भी इसका आंसर रेसिस्टेंस के टर्म में मत दीजिएगा कि इसका हाई रेसिस्टेंस होता है। टंगस्टन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एज वेल एज हीट। तो आप इसको रेसिस्टेंस से जैसे भी आंसर कीजिएगा उसका आंसर आपको रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको बोलना है कि टंगस्टन हैज हाई रेसिस्टिविटी एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई रेसिस्टिविटी होता है जब करंट फ्लो करता है और थिन वायर रहता है काफी, तो रेसिस्टेंस भी थोड़ा रहता है, तो हीट एनर्जी डेवलप होता है। तो वो हीट एनर्जी को बाहर फेंकता नहीं है, और फेंकता नहीं है तो अंदर होल्ड करके रखता है, जिसके कारण मेल्ट करने से पहले उससे लाइट एनर्जी निकलने लगता है। सो इट होल्ड्स द हीट एनर्जी डेवलप when electric current flowing through it उसमें जितना इलेक्ट्रिक करंट का डेवलप कर रहा है उसको as well as high melting point, so it hold the heat energy develop when electric current is flowing through it. इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है जब हीट एनर्जी डेवलप व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हीट एनर्जी डेवलप होता है, उसको होल्ड करके रखता है। और ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट it does not melt and produces light. अब कभी भी रेसिस्टेंस इसका आंसर नहीं कीजिएगा। ये आंसर हुआ, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। पहले वाले पर क्वेश्चन हुआ, टंगस्टन हैज हाई रेसिस्टिविटी एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इट होल्ड द हीट एनर्जी डेवलप व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट डजंट मेल्ट एंड प्रोड्यूस लाइट, और लाइट को प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरह का क्वेश्चन इसी पर, रेसिस्टिविटी पर, लो रेसिस्टिविटी evolve the heat energy by connecting wire made of connecting wire क्यों मेड रहता है? मेड ऑफ कॉपर और अल्युमिनियम। आंसर क्या होगा? The copper और अल्युमिनियम और सिल्वर हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी। इन लोग का रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, सो इट डजंट होल्ड द हीट एनर्जी। इंस्टेड ऑफ दैट इट इवॉल्व द हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग। कॉपर आंसर लिखिएगा, कॉपर एंड अल्युमिनियम सिंबल में लिख दिए। अल्युमिनियम का सिंबल एल होता है, कॉपर का सी, have very low resistivity, बहुत कम रेसिस्टिविटी होता है, so it cannot hold the heat energy develop when current is flowing through, when current flowing through it, so these wire will be cool, so it is used as कनेक्टिंग वायर। इसलिए इसको कनेक्टिंग वायर की तरह यूज किया था। पूछ सकता है कि वाई कॉपर और अल्युमिनियम मेड ऑफ कनेक्टिंग वायर और मेड ऑफ कॉपर अल्युमिनियम। घर में जो तार यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं सर्किट को, उसमें कॉपर और अल्युमिनियम का ही यूज क्यों किया जाता है, या सिल्वर का क्यों यूज? सिल्वर थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, दोनों का यूज क्यों किया जाता है? रीजन वही है कि लो रेसिस्टिविटी रहता है और हीट को बाहर कर फेंक देता है, तो उसके पास हीट रहेगा नहीं तो गलेगा नहीं,
या जलेगा नहीं या ना गर्म होगा, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो ठंडा ही रह जाता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। नहीं तो अगर ज्यादा रेसिस्टिविटी होगा तो होल्ड करेगा तो आग लग जाएगा, आग लग जाएगा तो वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द सर्किट से, तो बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा हमको। तीसरा एक और क्वेश्चन राइज होता है कि वाई फ्यूज आर मेड ऑफ एलॉय। फ्यूज सर्किट में दिया रहता है मेड ऑफ एलॉय, आगे बताएंगे इंस्ट्रूमेंट में बताएंगे इसको। एलॉय का क्यों बना रहता है फ्यूज? तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एलॉय फ्यूज जिस एलॉय का बना रहता है, फ्यूज मेड ऑफ टीन एंड जिंक, टीन एंड लेड से भी बनता है। लेड हैव हाई रेसिस्टिविटी and low melting point. So when current flowing through the fuse, heat energy will develop. When high current flowing through the fuse, heat energy will develop, heat energy develop होगा, which is held by the fuse, but due to low melting point, it melts and disconnect the circuit को डिस्कनेक्ट कर देता है and save the electrical devices to burn during short circuit. शॉर्ट सर्किट में हाई करंट हाई वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हाई वोल्टेज डेवलप, जिसके ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। जब ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो हीट एनर्जी डेवलप होता है। ये हीट एनर्जी होल्ड करके रखता है, क्योंकि एलॉय का जो भी बना रहता है लेड और टीन और लेड का या जिंक या लेड का बना रहता है, उसका हाई मेल्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है। जैसे हाई रेसिस्टिविटी होता है वो हीट एनर्जी को होल्ड करता है, होल्ड करेगा तो गर्मी पैदा होगा, अपने पास रखेगा, और जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जिससे इलेक्ट्रिक विद इन सेकेंड मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को जलने से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जलने से ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट बचा लेता है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ओके, एक और इस तरह से समझ सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्लास में। जैसे मानते हैं हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और किसी लड़का को बिना मतलब के डांटते हैं, तो दो तरह के लड़के होते हैं, एक तुरंत रिएक्ट करने वाले और दूसरे चुपचाप रहने वाले। हो सकता है वो चुपचाप बर्दाश्त करते रहेगा। तो जो तुरंत रिएक्ट करता तुरंत गुस्सा करेगा आपसे, बोलेगा कि सर आप हम गलती नहीं किए, और जो चुपचाप सह लिया बिना गलती का तो उसका गुस्सा बढ़ेगा, धीरे धीरे गुस्सा बढ़ेगा, एक इरप्शन होगा और वो ज्यादा एग्रेसिव रिएक्शन भी हो सकता है। जबकि जो रिएक्ट तुरंत करता है उसका उतना एग्रेसिव रिएक्शन नहीं होता है। सेम चीज, जितना ज्यादा गुस्सा को होल्ड करके रखेंगे, एकाएक जब गुस्सा फूटेगा तो रिएक्शन एग्रेसिव होगा, और जो तुरंत रिएक्शन करता है उसका ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकता, क्योंकि तुरंत अपना गुस्से को खत्म कर देता है। तो उसी तरह से है कि हाई रेसिस्टिविटी हीट एनर्जी को रोक के रखेगा तो रिवर्सन होगा, तो या तो हीट डेवलप हो जाएगा या लाइट डेवलप होगा। बल्ब में लाइट डेवलप हो जाता है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें हीटर है या हीटर में भी यही यूज होता है, एलॉय को ही यूज करते हैं जिसका रेसिस्टिविटी हाई रहता है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहता है, तो हीट एनर्जी ज्यादा डेवलप हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको नोट कर लिया होगा।
हीटर में इन हीटर एलॉय आर यूज्ड, अपने से लिखिएगा वाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, दूसरा हाई रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस से आंसर करना ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए रेसिस्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये हाई रेसिस्टिविटी है। और तीसरा डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। अगर कोई मेटल का दे देंगे जिसका रेसिस्टिविटी हाई है तो मेटल ऑक्साइड बना देगा, तो उससे फिर जंग लग जाएगा, तो फिर बेकार हो जाएगा। जंग लगने का मतलब उसमें कुछ कोटिंग आ जाएगा जिससे करंट फ्लो होने में दिक्कत हो जाएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी गलता नहीं है। हाई रेसिस्टिविटी है, हीट एनर्जी को होल्ड रखता है, इसलिए वो लाल हो जाता है पूरा जैसे करंट फ्लो किया जाता है। और डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड, सर्किट को डिस्कनेक्ट करने से बनाता है ऑक्साइड। जैसे हो जाएगा ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्साइड बनाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसमें सर्किट फ्लो नहीं करेगा। मेटल कंडक्टर है, मेटल ऑक्साइड तो कंडक्टर नहीं हो सकता है, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हीटर को एलॉय, हीटर में वाई हीटर, इन हीटर एलॉय आर यूज्ड वाई। यही 3 पॉइंट है, उसको बना के लिखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन हुआ। पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता। मानते एक वायर है जिसका लेंथ एल है, रेडियस R1 है और रेसिस्टेंस R1 है, ठीक है, रेसिस्टिविटी रो है। अब इसका लेंथ बढ़ा देंगे स्ट्रेच करके, बाय स्ट्रेचिंग इसका लेंथ बढ़ा दिए n टाइम्स, NL कर दिए, तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका रेडियस R2 हो गया। तो हम तो पहले बताए थे कि स्ट्रेचिंग करेंगे तो जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना टाइम स्क्वायर टाइम्स उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो हम खाली बोल दिए थे प्रीवियस लेक्चर, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, पहले निकालेंगे R1 इज इक्वल टू रो L बाई पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाई पाई R2 स्क्वायर। अब जब स्ट्रेच किए तो वॉल्यूम तो सेम ही है, पहले इसको डिवाइड करते हैं, इसका NL हो गया। तो R2 बाई R1 इज इक्वल टू रो NL बाई पाई R2 स्क्वायर इंटू रो L बाई पाई R1 स्क्वायर। तो पाई से पाई, रो L से रो L, कितना हो जाएगा N R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। अब इस प्रोसेस में इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका जितना वॉल्यूम उसी को खींच के लंबा किया। मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम है ना। मास, अगर मास इस बॉडी का जितना मास है उतना ही मास इसका, खींच देने से मास थोड़ा चेंज हो जाएगा। डेंसिटी कॉपर का तो डेंसिटी भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम है। तो वॉल्यूम इसका क्या, सिलिंड्रिकल फॉर्म अगर है तो पाई R1 स्क्वायर है, इसका हो जाएगा पाई, वॉल्यूम इज सेम, पाई R2 स्क्वायर NL, तो पाई से पाई, L से L, यानी R1 स्क्वायर इज इक्वल टू N R2 स्क्वायर होगा। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, N R1 के जगह पर लिख देते हैं N R2 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। R2 कट गया, बराबर कितना बचा, दिस इज इक्वल टू N स्क्वायर। मतलब R2 बराबर, देयरफॉर लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर R1, यानी पहले से जितना रेसिस्टेंस का N टाइम बढ़ जाएगा। What will be the effect on resistivity of that wire if it is stretched n times of its original length? What will be the effect on the resistivity? There is no effect on the resistivity because resistivity does not depend on shape and size. पूछेगा कि resistivity क्या इफेक्ट पड़ा, resistance क्या इफेक्ट पड़ा, ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। अब इस पर इसको नोट करिए जल्दी, एक क्वेश्चन इस पर बताएं, और भी एक क्वेश्चन बताते हैं। रेसिस्टिविटी पर तीन जितना भी प्रॉपर्टी था हम बता दिए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 10 मीटर, R इज इक्वल टू 200 ओम, R1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेसिस्टिविटी, फाइंड रो, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं, R A
बाई एल लिख दीजिएगा, इसको इधर ले गए, इसको इधर नीचे आ जाएगा। आर की जगह पर 200 दे दीजिएगा, ए की जगह पाई आर स्क्वायर दे दीजिएगा, डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर बाई एल। तो 200 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 0.7 दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 इंटू 7/100 10 इंटू 10 आर स्क्वायर था, सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में बदलेगा तो 10⁻⁻⁴ एक और आएगा। पॉइंट का भी हटा दे 10⁻⁴। और लेंथ कितना है, लेंथ 10 मीटर है, या 100 मीटर दे देते हैं, 100 मीटर है, इसको 100 मीटर और देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 44 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻6। 728 का 8 2, 728 2 30 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इसको लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर। इस तरह से आंसर होगा। तो आप ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इसके अलावा ग्राफ पर बेस्ड रेसिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्राफ बेस्ड ओम्स लॉ में पूछ सकता है, डेटा दे देगा, बोलेगा कि इसमें क्या गलती है कि ग्राफ ओम्स लॉ फेल हो रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है। या ग्राफ में ऐसा दे देगा, इधर भी दे देगा, इधर आई दे देगा, ये देगा कि T1 है, ये T2 है, विच वन इज ग्रेटर, T1 और T2, विच वन इज ग्रेटर। तो आप स्लोप पहले निकालिए, स्लोप बराबर होता है V बाई आई, चेंज इन V बाई चेंज इन आई, इसको ही R कहते हैं। और मोर आर मोर टेम्परेचर, मोर आर मोर टेम्परेचर। तो स्लोप से पता चलेगा, तो जिधर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है, तो ये θ1 है, ये θ2 है, तो इसमें लिखेंगे θ1 इज ग्रेटर देन, इसको tan थीटा भी स्लोप को बोला जाता है, इज ग्रेटर देन θ2। ऑब्वियस θ1 इतना बड़ा है, θ2 छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 बड़ा हो जाएगा उससे, इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर ये ग्राफ उल्टा दे दे, इधर दे दे T1, इधर T2 दे दे, इधर भी दे, इधर आई दे दे, तो एंगल इधर से लेंगे, θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा, तो फिर T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। जितना बड़ा एंगल होता ज्यादा। इसको नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि विच वन इज अटैच्ड इन सीरीज, विच रिप्रेजेंट सीरीज एंड पैरेलल। ये R1 R2 ही देगा, R1 R2 देगा, और which one will represent series and parallel, represent series and parallel। कौन सीरीज और पैरेलल को रिप्रेजेंट करेगा? तो R1 R2 ये I है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2, दो ही तो मान लेते हैं, तो R1 प्लस R2 हो गया, या R डैश R डबल डैश, और इस सीरीज का हुआ, और पैरेलल का हो गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश इंटू R डबल डैश डिवाइडेड बाई R डैश प्लस R डबल डैश। ये पैरेलल का R इक्विवेलेंट हो गया। तो इट इज ऑब्वियस R इक्विवेलेंट सीरीज इज ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट पैरेलल। R इक्विवेलेंट सीरीज जो होता है वो पैरेलल से बड़ा होता है। तो जिसका एंगल ज्यादा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, therefore R1 is greater than R2, that is R1 will represent series while R2 will represent पैरेलल। इस तरह से सीरीज पैरेलल पर लिखे क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा डेटा पर भी आधारित कुछ क्वेश्चंस दिया जा सकता है, पूछा गया अभी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। मानते हैं कि यहाँ पर भी दे दे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आई दे दे, और इसे क्वेश्चन में बोल दे 10 वोल्ट है और ये 2 एम्पियर है, फिर इसमें दे दे 15 और इसमें बोल दे 3, फिर इसमें बोल दे 20 वोल्ट दे दिए, और इसका करंट का आ गया 6,
फिर दे दिए 25 वोल्ट आ गया और इसमें आ गया 5। तो तुमसे पूछ सकता है कि क्या सही, तो इसमें गलत होगा, क्या डेटा गलत है। तो ग्राफ से पता, सबका अलग अलग स्लोप निकालेंगे। पहला R1 निकालेंगे, इसके लिए R1 निकालेंगे सबका। तो R1 इज इक्वल टू 10/2 5, 15/3 5, 20/6 10/3 हो जाएगा और 25/5 5, यानी 10/3 इज अनकॉमन रिजल्ट फॉर रेसिस्टेंस। सो ओम्स लॉ इस जगह पर फेल हो रहा है या रीडिंग इस गलत है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, आप इसको बना के देखिएगा। सीरीज पैनल पर और भी क्वेश्चन बनाइएगा क्योंकि परीक्षा में पूछता है। थैंक यू। अगले क्लास में हम पावर बताएंगे, इसी का लास्ट टॉपिक हो जाएगा रेसिस्टेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, फिर इलेक्ट्रिक सोर्सेज में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।